नमस्कार, पृथक विचार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं किशोर। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के डीप इंस्पेक्शन का फैसला क्या लिया? पूरा विपक्षी दलों पर तो मानो बिजली सी गिर गई है। पूरा विपक्ष इसके खिलाफ मैदान में उतर गया। इन विपक्षी दलों को चुनाव आयोग से क्या आपत्ति है? आखिर इस आपत्ति का राज क्या है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं देवेंद्र वर्मा। वर्मा जी, ये बताइए कि क्या गरीबों और मुसलमानों के खिलाफ इस देश में कुछ साजिश चल रही है? देखिए, जैसे विपक्षी पार्टियां कह रही हैं तो साजिश जरूर चल रही होगी, लेकिन साजिश क्या चल रही है इस बात को तो ये लोग बता नहीं पा रहे। ये केवल और केवल जनता को भड़काने में लगे हैं कि चुनाव आयोग जो इस मतदाता सूची को डीपली इंस्पेक्शन कर रहा है, फर्जी वोट हटाने की कवायद कर रहा है, तो उसके खिलाफ भड़काने के लिए जनता को ये लोग इस तरह की बातें ला रहे हैं। आप देखिए, बिहार की जनता को भड़काने के लिए तेजस्वी यादव जैसे नेता क्या बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि आपका आधार कार्ड खत्म हो जाएगा, आपको चुनाव में वोट नहीं डालने दिया जाएगा, इसके बाद आपका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा, आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो इस तरह की जब ये बातें कर रहे हैं तो आप ही बताइए, तो क्या गरीब और मुसलमानों के खिलाफ साजिश चल रही है? इस बात को ये लोग क्या अपनी बातों से साबित नहीं कर रहे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बताइए कि विपक्षी दलों को चुनाव आयोग की इस एक्सरसाइज से आखिर आपत्ति क्या है? क्यों है? देखिए, चुनाव आयोग की इस एक्सरसाइज से आपत्ति इसलिए है कि हमारे देश का विपक्ष, खासकर बिहार के जितने भी नेता हैं, ये लोग अपने जंगल राज के लिए, अपनी गुंडागर्दी के लिए हमेशा से मशहूर रहे हैं। ये लोग कभी अच्छी सरकार जनता को दे नहीं सकते, इसलिए इनके पास केवल और केवल जनता को भड़काकर सड़कों पर उतारकर वो राजनीति करने के अलावा इनके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। अब चूंकि इनके पास कोई ऐसा रोड मैप तो है नहीं कि जिसमें ये बता सकें कि भाई हम यदि इस सरकार को उखाड़ कर इसकी जगह आते हैं तो बदले में हम जनता को किस तरह का शासन देंगे। तो जिनका काम ही जनता को भड़काकर राजनीति करना रहा हो, तो उनको इस एक्सरसाइज से आखिर क्यों नहीं आपत्ति होगी? तो सवाल ये है कि देश की वोटर लिस्ट को क्या दुरुस्त तो नहीं होना चाहिए? देखिए, भारत मुझे लगता है दुनिया का वो इकलौता देश है जिसके अंदर सरकार यदि किसी भी तरह का कोई सुधार करना चाहती है तो उसको सबसे ज़्यादा चुनौतियां हमारे देश के उस विपक्ष से मिलती हैं जो कि केवल और केवल जनता को भड़काकर अपनी राजनीति चलाता आया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की कवायद यदि चुनाव आयोग चला रहा है तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा आपत्ति क्यों है? इन लोगों को आपत्ति इसलिए है क्योंकि बहुत लंबे समय से ये लोग सत्ता से बाहर हैं। इनकी कोई इस तरह की नीति या इनकी सोच नहीं है कि जो जनता इनके पीछे चलकर इनको सत्ता तक लेकर जाए। तो इनके पास एकमात्र रास्ता बचता है जनता को भड़काने का और किसी भी तरह से अपने वोट बैंक को बढ़ाने का। अब वोट बैंक किस तरह बढ़ेगा? आप ये देखिए, भाई वोट बैंक तो किसी भी नेता का तभी बढ़ सकता है कि या तो उसकी नीतियां जनता को पसंद हो या फिर वो फर्जी तरीके का अपना एक वोट बैंक तैयार कर रहा हो। बिहार के मामले में आप देखिए कि बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को भी वोटर लिस्ट में शामिल करा दिया गया है। पिछले कई चुनावों में वो लोग वोट डालते रहे हैं। दूसरे, चुनाव आयोग का कहना यह है कि 2003 में इससे पहले इस तरह का गहन पुनरीक्षण हुआ था। तो अब 22 साल उस चीज को बीत चुके हैं, तो उस 22 साल के अंदर आप खुद ही सोचिए कि किस तरह की स्थितियां कितनी बदल चुकी होंगी। उस 22 साल के अंदर कितने वोटर ऐसे होंगे जो मर चुके हैं, कितने वोटर ऐसे होंगे जो बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में जा चुके हैं और वहीं के नागरिक बन गए हैं और वहीं की वोटर लिस्ट में उनका नाम भी आ गया है। और लेकिन उनका उन राज्यों में भी नाम है तो बिहार की वोटर लिस्ट में भी उनका नाम है। इसके अलावा इन 22 सालों में कितने नए वोटर पैदा हो गए हैं। तो क्या चुनाव आयोग को ये नहीं देखना चाहिए कि मतदान के लिए जितने लोग एलिजिबल हैं
उनका नाम वोटर लिस्ट में आए और जो लोग एलिजिबल नहीं हैं उनको वोटर लिस्ट से बाहर किया जाए। तो चुनाव आयोग की इस कवायद का विरोध करना ही अपने आप में बताता है कि ये विपक्षियों को आखिर इतनी मिर्ची क्यों लगी हुई है। तो फिर विवाद की वजह आखिर क्या है? देखिए, विवाद की वजह है हमारी विपक्षी पार्टियों के दिल में बैठा हुआ वो डर, जिसमें उन्हें ये डर सता रहा है कि बड़ी मात्रा में उनके फर्जी वोटर, जिनका नाम उन्होंने बड़ी ही मेहनत के साथ चुनाव आयोग की लिस्ट में चढ़वाया था, उनके फर्जी आधार कार्ड बनवाए थे, उनके फर्जी राशन कार्ड बनवाए थे। चूंकि इन लोगों ने उन लोगों के साथ इतना कुछ किया है तो नेचुरल सी बात है कि वो तो इनके वोटर हो ही गए। तो यदि चुनाव आयोग इस तरह की कवायद चलाता है तो बहुत बड़ी संख्या में इस तरह के फर्जी वोटर, जो कि एक तरह से भारत के नागरिक भी नहीं है, ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, तो इन सबके नाम वोटर लिस्ट से कटने का डर इनको सता रहा है। और चूंकि आने वाले चुनाव में इन्हीं फर्जी वोटरों के सहारे ये लोग चुनावी वैतरणी पार करने की योजना बनाए बैठे हैं, तो इनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा आघात है कि यदि चुनाव आयोग इस तरह के बड़ी मात्रा में वोटों को काट देता है तो इनको तो फिर दोबारा सत्ता से बाहर ही रहना होगा और सत्ता में पहुंचने का इनका इंतजार लगातार लंबा ही होता जाएगा। ऐसा विपक्ष कह रही है कि सरकार पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करना चाहती है, तो क्या ये सही है? सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि एनआरसी लागू होने में आखिर बुराई क्या है? आखिर देश के अंदर उसके अपने नागरिकों का कोई रजिस्टर क्यों नहीं होना चाहिए? एनआरसी जो कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्रों में शुरू से रहा है, यानी कि आप समझ लीजिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है, इन्होंने हमेशा अपने मैनिफेस्टो में एनआरसी को हमेशा जगह दी है। वो अलग बात है कि पता नहीं किस दबाव के चलते अभी तक इतने लंबे शासनकाल में भाजपा अभी तक एनआरसी लाने की घोषणा नहीं कर पाई है, लेकिन एनआरसी तो होना बहुत जरूरी है। आखिर वो कौन सा देश होगा जिसको ये जानकारी नहीं होगी कि मेरे देश में कितने मेरे नागरिक रह रहे हैं, कितने घुसपैठिए रह रहे हैं। तो एनआरसी अगर लागू हो जाती है तो इसमें बुरा क्या है? और रही बात चुनाव आयोग के थ्रू पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने की, तो आखिर ये कौन से विपक्षी दल हैं? इन विपक्षी दलों का एजेंडा क्या है जो ये चाहते हैं कि देश के अंदर एनआरसी लागू ना हो? तो क्या ये देश कोई धर्मशाला है जिसके अंदर दूसरे बाहर के देशों से आए हुए नागरिक इस देश के नागरिकों के संसाधनों पर डाका डालते रहेंगे? इस देश की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं सरकार चलाती है, और सरकार कल्याणकारी योजनाएं चलाती है अपने देश के नागरिकों के दिए हुए टैक्स के पैसे से। तो क्या ये विपक्षी लोग चाहते हैं कि हमारे टैक्स के पैसे से सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं चला रही है उसमें इन घुसपैठियों को भी हिस्सेदार बना दिया जाए? यदि ये लोग ऐसा नहीं चाहते हैं तो फिर एनआरसी का विरोध ये शुरू से क्यों करते रहे हैं, इस बात का जवाब भी विपक्षियों को देना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि एनआरसी के लिए कहकर ये जिस तरह से जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि जिस समय सीएए भी लागू हुआ था उस समय भी इन लोगों ने इसी तरीके से आग लगाई थी, इसी तरीके से जनता को सड़कों पर उतारा था। लेकिन उस समय भी आपने देखा होगा, देश ने देखा है कि जो सड़कों पर उतरे थे वो कौन लोग थे? जनता तो सड़कों पर थी नहीं, या तो इन लोगों ने मुसलमानों को उकसाकर सड़कों पर उतारा था, या फिर इनके खुद के दलों के अपने कार्यकर्ता थे जो इस तरीके से एक साजिश रच रहे थे कि जैसे सीए के खिलाफ देश भर में कोई माहौल है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या चुनाव आयोग के इस कदम से विपक्षी पार्टियों के वोटों को नुकसान का डर सता रहा है? अब आप ही बताइए कि, और दूसरे मैं आपसे पहले एक सवाल पूछता हूं कि क्या आप नेताओं को इतना सीधा साधा मानते हैं कि इनको पता नहीं होता कि हमारी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर किस जाति के कितने लोग रहते हैं, किस धर्म के कितने लोग रहते हैं, कुल वोटर कितने हैं और बैकग्राउंड इन वोटरों की क्या है? तो आप ये समझ लीजिए कि इन नेताओं ने बहुत मेहनत करके
हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़ी मात्रा में घुसपैठियों को बसाया है, उनके आधार कार्ड बनवाए हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनावों के अंदर जीत हार का जो अंतर होता है वो बहुत ही छोटा होता है। कितनी सीटों पर तो आप देखिए 1000-1500 तक में भी फैसला होता है। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में यदि इन्होंने 10 से 15 हज़ार इस तरह के फर्जी मतदाताओं को एंट्री दिला दी है, उनको वहां का वोटर बना दिया है, तो आप सोचिए कि भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के खिलाफ ये कितनी बड़ी साजिश है। ये घुसपैठिए क्या अब ये तय करेंगे कि देश के अंदर कौन सी सरकार बननी चाहिए, किस दल की सरकार आनी चाहिए। तो ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ा खतरा है कि आजादी के बाद इस देश के लोकतंत्र को धक्का देने वाली कौन सी ताकतें आज देश में सक्रिय हैं। और इस तरह से इन्होंने जो फर्जी वोटरों का एक जाल बिछाया है, इन लोगों ने जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बड़ी मात्रा में इस तरह के वोटर पैदा किए हैं, तो इन वोटरों का इलाज करने के लिए ही तो चुनाव आयोग इतनी बड़ी कवायद चला रहा है। और दूसरे आप देखिए कि इनको अच्छी तरह मालूम है कि चुनाव आयोग कुछ भी गलत नहीं कर रहा है और वो केवल और केवल अपना संवैधानिक दायित्व निभा रहा है। देश में पैदा हुआ कोई भी नागरिक वोट डाल सके, इसके लिए चुनाव आयोग, जैसा कि हमारे संविधान ने इजाजत दी है कि 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो वो भारत की मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है। तो भारत के नागरिक ही यहाँ की मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लें, तो इसके लिए अगर कोई चुनाव आयोग इतनी बड़ी एक ड्राइव चला रहा है तो इस चीज की तारीफ करने की जगह हमारा विपक्ष हमारे चुनाव आयोग को घेरने में लगा हुआ है। और एक चीज और आप समझ लीजिए कि इन लोगों ने चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की भी कोशिश की थी। इन्होंने बहुत कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को जल्दी सुनने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको कोई भाव नहीं दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी अच्छी तरह मालूम है कि चुनाव आयोग केवल वही कर रहा है जो संविधान ने उसको करने का पूरा अधिकार दिया है। अब आप ही बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज ऐसा कोई फैसला दे सकते हैं कि भाई चुनाव आयोग जो है इस तरह की लिस्ट ना बनाए या वो फर्जी वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर ना करे। तो आप भी जानते हैं कि कोई भी जज, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इस तरह का कोई आदेश नहीं देगा। तो इस बात को ये विपक्षी भी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिकाओं को सुनने के लायक भी नहीं समझा, इसलिए इनको उन्होंने बिल्कुल कोई समय ही नहीं दिया। और दूसरी तरफ चुनाव आयोग इतनी तेजी से काम कर रहा है कि जिस चीज का ये जनता को डर दिखा रहे थे कि आखिर 1 महीने में चुनाव आयोग ऐसा क्या कर लेगा कि जो इस तरह से वो पूरी की लिस्ट तैयार कर लेगा, तो चुनाव आयोग ने अपनी कथनी को करके दिखाया है। बहुत तेजी के साथ मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है और लगता है कि आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर वो इसको पूरा भी कर लेगा। तो वर्मा जी, आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग इन विपक्षी पार्टियों के दबाव में आ जाएगी? मुझे नहीं लगता है चुनाव आयोग इन विपक्षी पार्टियों के दबाव में क्यों आएगा। और दूसरी बात यह है कि अभी तो ये कार्यक्रम केवल बिहार में चल रहा है, जबकि चुनाव आयोग की योजना तो 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश के अंदर यही ड्राइव चलाने की है। चुनाव आयोग ने किसी भी हालत में ये जो अपनी ये ड्राइव है इसको पूरी तरीके से पारदर्शी रखा है, पूरी तरीके से इसकी शुद्धता रखी है। तो चुनाव आयोग को केवल बिहार का ही चुनाव नहीं कराना है, चुनाव आयोग को तो पूरे देश का चुनाव कराना है। तो चुनाव आयोग इन बिहार के विपक्षियों के दबाव में आ जाएगा ऐसा तो हमें नहीं लगता। हाँ, इतना जरूर है कि चुनाव आयोग ने इनको थोड़ी राहत देते हुए इतना जरूर कह दिया है कि आप लोग फिलहाल अपने फॉर्म अपलोड कर दीजिए, यदि आपके पास कागज नहीं है तो आप उन कागजों को बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि इन कागजों को अपलोड किए बिना आपका नाम वोटर लिस्ट में आ ही जाएगा। दूसरी तरफ आप देखिए कि हमारे देश के अंदर घुसपैठिए कितनी बड़ी मात्रा में है। एक अनुमान के मुताबिक
भारत के अंदर 6 करोड़ के लगभग तो अकेले बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। इसके अलावा रोहिंग्या बहुत सारी मात्रा में यहाँ आ चुके हैं। और इससे भी ज्यादा खतरे की बात यह है कि पाकिस्तान से ऐसे बहुत लोग आए हैं जो या तो टूरिस्ट वीजा पर आए हैं, या मेडिकल वीजा पर आए हैं, या किसी ब्याह शादी में शामिल होने के लिए 14 दिन का जो स्पेशल वीजा मिलता है उसको लेकर आए हैं। और आने के बाद वो लोग गुम हो गए हैं। पुलिस उनको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रही है, लेकिन उनका कहीं पता ठिकाना नहीं मिल रहा। इस तरह के भी बहुत से केस सामने आए हैं। और आप देखिए कि ये जो घुसपैठिए मुस्लिम देशों से, बांग्लादेश और पाकिस्तान से और म्यांमार के जो मुसलमान यहाँ पर आए हैं, इनका वापिस अपने देशों में जाने का कोई इरादा ही नहीं है। यानी कि ये लोग वहां से आ गए हैं तो इनको लगता है कि हमेशा के लिए यहाँ आ गए हैं। अब आप बताइए, इन्होंने 1947 में किस तरह से देश का बंटवारा किया, और बंटवारा भी किया तो धर्म के आधार पर किया कि हम मुसलमान लोग हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारी दोनों की संस्कृति अलग है, इसलिए हमें बंटवारा करना है, हमें अलग देश चाहिए। इनकी मांग मानकर इनको अलग देश मिल गया। तो अब ये लोग आखिर अपने इस्लामिक देशों में क्यों नहीं रहना चाहते हैं? ये वहां से भागकर हिंदू देश में क्यों आ रहे हैं, काफिरों के देश में क्यों आ रहे हैं? इस बात की भी तो पड़ताल करना बहुत जरूरी है। क्या ये किसी बहुत गहरे षड्यंत्र की तरफ इशारा नहीं करती ये बात कि चुनाव आयोग इस समय जो भी ड्राइव चला रहा है वो पूरी तरीके से पारदर्शी है, और आने वाले समय में ये सभी जगह चलने वाली है, ये पूरे देश में चलने वाली है। क्योंकि किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के लोकतंत्र की सबसे जरूरी चीज है चुनाव, जनता के द्वारा अपनी सरकार चुनना। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि जो देश की ओरिजिनल जनता है, इस चुनाव के त्योहार में केवल वही हिस्सा ले। आखिर इन 6 करोड़ से ज्यादा जो घुसपैठिए हैं, इनको पालने की जिम्मेदारी क्या हमारे देश ने ले रखी है? और आप बिहार के नेताओं की तो आप मक्कारी देखिए कि ये जिस तरह से इन घुसपैठियों को अपने यहाँ पाल रहे हैं, जिस तरह से ये उनको वहां का, बिहार का नागरिक बना रहे हैं, तो क्या ये अपने प्रदेश की गरीब जनता के भले के लिए कर रहे हैं? क्या ये घुसपैठिए बिहार की ही जनता के रोजगार नहीं छीन रहे हैं? क्या ये घुसपैठिए बिहार की जनता के संसाधनों पर सीधे सीधे डकैती नहीं डाल रहे हैं? क्या यदि ये, और एक तरफ आप देखिए कि बिहार के अंदर गरीबी का रोना रोकर कितने लोग लगातार पलायन करते हैं, और दूसरी तरफ बिहार के अंदर डेमोग्राफी चेंज होती जा रही है, क्योंकि बिहार के जो मूल नागरिक हैं वो तो बेचारे रोजी रोटी रोजगार की तलाश में दूसरी जगहों पर धक्के खाते घूम रहे हैं, और दूसरी तरफ ये बांग्लादेश और म्यांमार से आए हुए घुसपैठिए बिहार के संसाधनों पर धीरे धीरे कब्जा जमाते जा रहे हैं। आप देखिए, बिहार के कई जिले तो ऐसे हैं जिनके अंदर डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। ये घुसपैठिए अकेले बिहार की ही प्रॉब्लम नहीं है। आज आप देखिए कि पश्चिम बंगाल को इन घुसपैठियों ने किस तरह नर्क बना दिया है। इसी तरह से आसाम के अंदर ये कितना बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। इसी तरह से आप देखिए कि झारखंड के अंदर इन्होंने गरीब और भोले भाले आदिवासियों को किस तरह से उनका धन परिवर्तन करना शुरू कर दिया है, और उनकी जमीनों पर ये लोग काबिज होते जा रहे हैं। आखिर हमारे देश के नेताओं का ये कौन सा डीएनए है कि ये जो लोग अपने ही देश के, जो लोग अपने ही राज्यों के नागरिक हैं, उनके खिलाफ किस तरीके का एक षड्यंत्र इन घुसपैठियों के साथ मिलकर रच रहे हैं। आप देखिए, क्या इस तरह के नेता कभी किसी जनता के हितैषी हो सकते हैं? मुझे तो बहुत ताज्जुब होता है कि बिहार से इतना पलायन होने के बावजूद वहां दूसरी जगहों पर रोजी रोटी कमा रहे लोग इन्हीं इस तरह के अराजक नेताओं को वोट करने के लिए सीधे टेने पकड़ पकड़ कर इतना ज्यादा कष्ट उठाकर वापस बिहार आते हैं। तो उसी चीज को तो हमारा चुनाव आयोग ठीक करना चाहता है कि बिहार के अंदर ऐसे वोटरों की एक बहुत बड़ी संख्या है जो बिहार के भी वोटर हैं
और दूसरे राज्य जहां पर वो रोजी रोटी कमा रहे हैं, जहां रह रहे हैं, वो वहां के भी वोटर बन गए हैं। यानी एक आदमी दो दो तीन तीन जगह पर वोट डाल रहा है। तो इस तरह से यदि होता रहा तो भारत का लोकतंत्र कितने दिन चलेगा? तो क्या किसी भी देश के अंदर जो चुनाव प्रणाली है, जो चुनाव व्यवस्था है, वो ट्रांसपेरेंट हो, उसके अंदर जो उसके असली नागरिक हैं वो वोट डाल सकें, किसी भी तरीके का चुनावों में फर्जीवाड़ा ना हो, इस चीज को रोकने के लिए ही तो संविधान ने चुनाव आयोग बनाया है। और चुनाव आयोग यदि पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहा है तो इस तरह के नेता उनके उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। आप देखिए कि हमारा विपक्ष दिमागी रूप से इतना दिवालिया हो चुका है कि अभी महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक के चुनावों में उसने अपनी हार का कारण बताया था मतदाता सूची में गड़बड़ी। और केवल बताया ही नहीं था बल्कि राहुल गांधी ने तो अखबारों में लेख भी लिख दिए थे कि किस तरह मतदाता सूची में गड़बड़ियों के चलते कांग्रेस हारी है। और अब यदि चुनाव आयोग उसी मतदाता सूची की गड़बड़ी दूर करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो यही नेता चुनाव आयोग के पीछे पड़ गए हैं। और चूंकि अब जनता भी इनकी इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करती है, क्योंकि ये जब भी कभी हारते हैं ये अपनी हार का ठीकरा हमेशा चुनाव आयोग पर फोड़ते रहे हैं। ये हमेशा ईवीएम मशीनों को दोष देते रहे हैं। तो जनता समझ चुकी है कि इनके जितनी भी आपत्तियां होती हैं वो इनकी एक तरह से बिल्कुल बेकार की होती हैं, तो इनकी बातों में जनता आती नहीं है। अभी देखो इन लोगों ने बिहार बंद का नारा देकर बिहार की जनता को सड़कों पर उतारने की कोशिश की है, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेंगे या तो वामपंथी यूनियनों के लोग या फिर इनके खुद के कार्यकर्ता। जनता इनकी बातों में अब नहीं आती है। इनके साथ केवल वो लोग हो सकते हैं जिनके इन्होंने फर्जी वोट बनवाए हैं, जिन घुसपैठियों को इन्होंने यहाँ रहने के लिए पूरी खाद मिट्टी उपलब्ध कराई है। केवल वो लोग ही इनके पीछे नारेबाजी कर सकते हैं। जहां तक आम जनता की बात है, आम जनता इनकी साजिशों को अब बहुत अच्छी तरह समझने लगी है, इसीलिए लंबे समय से ये सत्ता से बाहर है। आज की चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले बार मिलेंगे किसी दूसरे विषय पर। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट भी जरूर कीजिए।